आज की इस वीडियो के अंदर हम एजुकेशन इन प्लूरल सोसाइटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ये जो सब्जेक्ट है दोस्तों, ये सीबीसीएस के अंदर बीए प्रोग्राम में सेमेस्टर 5 में भी पढ़ाया जाता है और अब एनईपी वाले जो बच्चे हैं उसमें ये सब्जेक्ट सेमेस्टर 3 में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। सिलेबस में ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, कुछ एक दो टॉपिक्स का डिफरेंस होगा। 80 से 90%, मैं बोलूँगा 90% से 95% सिलेबस इसका सेम है। आप चाहो तो अपनी तसल्ली के लिए पहले सिलेबस कंपेयर कर सकते हो, उसके बाद इस वीडियो को देख सकते हो। तो ये वीडियो सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 5 दोनों ही बच्चों के लिए होगी। कुछ क्वेश्चंस मैंने डिस्कस करे हैं इस वीडियो में बेस्ड ऑन योर प्रीवियस ईयर सिलेबस और बेस्ड ऑन योर स्टडी मटीरियल ऑल्सो। ठीक है, तो इस चीज़ को ज़रूर से ध्यान में रखिएगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल मोबिलिटी। हाउ डज एजुकेशन कंट्रीब्यूट्स टू सोशल मोबिलिटी। सामाजिक गतिशीलता की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। शिक्षा सामाजिक गतिशीलता को किस तरह योगदान देती है। अब सामाजिक गतिशीलता का मतलब दोस्तों ये होता है, सोशल मोबिलिटी का मतलब ये होता है एक इंडिविजुअल का या ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल का जो सोशल स्टेटस होता है वो मूव होता रहता है, अमीर से गरीब या गरीब से गरीब से अमीर, मतलब बेसिकली सोशली वो मूव्ड हो रहे हैं, वो एक ही जगह पर स्टिक नहीं है, उनका जो स्टेटस है वो इम्प्रूव हो रहा है। इसको सोशल मोबिलिटी बोलते हैं और ये पूछा जा रहा है कि एजुकेशन का इस सोशल मोबिलिटी के अंदर क्या योगदान है। ऑल राइट, अच्छा जी, तो आप सोशल मोबिलिटी को डिफाइन कर दोगे थोड़ा, और ये याद रखिएगा कि क्वेश्चन जब आता है तो उसको थोड़ा सा लॉजिकल वे में समझते हैं। इस क्वेश्चन को लॉजिकल वे में इस तरह से समझिए कि क्वेश्चन के दो पार्ट्स ज़रूर है इसमें, लेकिन पहला वाला पार्ट्स में थोड़ा सा कम और दूसरे वाले पार्ट्स को थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो इस चीज़ को ज़रूर से ध्यान में रखते हुए चलिएगा। अच्छा, एक चीज़ और है, आपका जो पेपर होगा मोस्ट लाइकली 100 मार्क्स का आ सकता है। ठीक है, वैसे एनईपी के अंदर 90 नंबर के पेपर आते हैं और सीबीसीएस के अंदर 75 नंबर के आते हैं, पर ये एजुकेशन का पेपर ये लोग अलग ही मार्किंग इसकी रखते हैं, तो हो सकता है 100 मार्क्स का पेपर आ जाए और ओवरऑल क्वेश्चन में 6 या 7 क्वेश्चन हों जिसमें से आपको 4 या 5 करने होंगे। ठीक है, इंग्लिश या हिंदी किसी एक लैंग्वेज में। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। एक्सप्लेन प्लूरलिज्म एंड डाइवर्सिटी इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। भारतीय संदर्भ में बहुलवाद और विविधता की व्याख्या कीजिए। यानी कि प्लूरलिज्म और डाइवर्सिटी क्या होता है ये आपको एक्सप्लेन करना है। ये शॉर्ट नोट के अंदर भी इस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसके बाद है दोस्तों, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल एक्सक्लूजन, यानी कि सामाजिक बहिष्कार क्या होता है। अच्छा जी, डिस्कस सम स्टेप्स टू रिड्यूस या रिमूव सोशल एक्सक्लूजन। सामाजिक बहिष्कार की अवधारणा की व्याख्या करें। सामाजिक बहिष्कार को कम करने हटाने के लिए कुछ कदमों पर चर्चा करें। ठीक है, तो सोशल एक्सक्लूजन बेसिकली उसी को बोलते हैं कि किसी इंडिविजुअल को सोसाइटियल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करने देना। अब वो एजुकेशनल सेक्टर भी हो सकता है, हेल्थ सेक्टर भी हो सकता है, तो उसको पहले आपको समझाना है और फिर ये बताना है कि इन चीज़ों को दूर किस तरीके से किया जा सकता है, चाहे वो एक इंडिविजुअल लेवल पर दूर करने की कोशिश हो या ग्रुप्स लेवल पर दूर करने की कोशिश हो या गवर्नमेंट के तरफ से दूर करने की कोशिश हो। क्या क्या स्टेप्स हम लोग ले सकते हैं, गवर्नमेंट ले सकती है, जो भी आपके माइंड में हो वो आप लिख सकते हो। अब बुकिश लैंग्वेज लिखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ अपना जनरल थॉट से भी आप इसका जो आंसर है वो दे सकते हो। बस ये है कि कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ये एक्चुअल कॉन्सेप्ट सोशल एक्सक्लूजन होता क्या है, फिर तो आप इसका आंसर ईजिली लिख भी सकते हो। उसके बाद है, आपको बताना है होम लैंग्वेज की सिग्निफिकेंस क्या होती है। भारत के संदर्भ में शिक्षा के माध्यम के रूप में घरेलू भाषा के महत्व की चर्चा करें। इसके बाद है, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस प्रेजेंटेड बाय मल्टीलिंगुअलिज्म, ऑल्सो डिफाइन व्हाट इज मल्टीलिंगुअलिज्म। अच्छा, पहले तो ये है कि मल्टीलिंगुअलिज्म क्या होता है जी। मतलब ऐसे लोग जो एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस बोल सकते हैं, हालांकि हम तुम भी बोल सकते हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं हम, हिंदी बोल रहे हैं हम, लेकिन इसके अलावा भी और भी लैंग्वेजेस वो लोग बोल सकते हैं, इन्हें बोलते हैं मल्टीलिंगुअलिज्म। तो इसमें पूछा जा रहा है कि बहुभाषावाद द्वारा प्रस्तुत अवसर और चुनौतियाँ क्या हैं और इनको एक्सप्लेन भी करना है मल्टीलिंगुअलिज्म को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्रिटिकली कमेंट ऑन द एक्सेस एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन रिसीव्ड बाय स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड बैकग्राउंड। हाशिए की पृष्ठभूमि से आने वाले छात्रों द्वारा प्राप्त शिक्षा की पहुंच और गुणवत्ता पर आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए। यानी कि जो मार्जिनलाइज्ड बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं उनको जो शिक्षा मिल रही है वो शिक्षा का रीच कैसा है, पहुँच कैसी है, एक्सेस कैसा है उनके लिए शिक्षा के लिए, शिक्षा का, और क्वालिटी ऑफ शिक्षा उनको किस तरह की मिल रही है, इस पर आपको कमेंट करना है। मार्जिनलाइज्ड सेक्शन जो है, ठीक है, मार्जिनलाइज सेक्शन बेसिकली गांव देहात से बच्चे आते हैं, तो उनके उस पर्टिकुलर सेक्टर में स्कूल्स की सुविधाएं कैसी हैं। ठीक है, एक्सेस में लिख दोगे, और अगर स्कूल की सुविधा है तो वहाँ टीचर की क्वालिटी कैसी है। आजकल इंटरव्यू काफ़ी वायरल होते हैं, वो लोग क्लासरूम में घुस जाते हैं, टीचर से इंटरव्यू लेने लगते हैं, बच्चों से इंटरव्यू लेने लगते हैं। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को फ्रेम करना है। इसके बाद है, डिस्कस द इश्यूज रिलेटेड टू मदर टंग। मदर टंग क्या होता है जी, भारतीय संदर्भ में शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा
और मानक भाषा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करें। ठीक है, आपको बताना है कि मदर टंग क्या होता है। मदर टंग बेसिकली वो होता है जब बच्चा पैदा होता है, जिस भी समाज में, जिस भी क्षेत्र में पैदा हो रहा है, वहाँ पर जो उसने भाषा सीखी उसी को मदर टंग बोलते हैं बेसिकली। एंड स्टैंडर्ड लैंग्वेज क्या होता है वो बताना है। और इन दोनों को आपको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी कि एजुकेशन के सोर्स के रूप में आपको इनको एक्सप्लेन करना है। और बेसिकली इसमें आपको ये भी बताना है कि इसमें इश्यूज क्या होते हैं, मदर टंग और स्टैंडर्ड लैंग्वेज के की वजह से इशू क्या होते हैं एजुकेशन लेने में बच्चों को, वो आपको बताना है। अब मदर टंग हो गया, स्कूल में जाएगा तो लैंग्वेज चेंज हो जाएगी मदर टंग से। अगर वो स्कूल दूसरे समाज में जा रहा है, दूसरे क्षेत्र में जा रहा है तो वो उसको क्या इशू आते हैं वो आपको एक्सप्लेन करना है। इसके बाद है एलेबोरेट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन मेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर मदर टंग एजुकेशन इन इंडिया। अब इसमें बताना है आपको भारतीय संदर्भ में भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए किए गए संवैधानिक प्रावधानों और भारत में मातृभाषा शिक्षा के लिए इसके निहितार्थों पर विस्तार से चर्चा करें। बेसिकली वही चीज़ है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी वो होते हैं दोस्तों ऐसे लोग जिनकी जो भाषा है वो बहुत कम है, मतलब एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को बोलने वाले लोग अगर बहुत कम होते हैं तो उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रावधान है वो आपको इसमें एक्सप्लेन करना है, और उनकी क्या इम्प्लीकेशन है मदर टंग पर वो आपको बताना है। अच्छा जी, इसके बाद क्या है भाई, जेंडर एंड क्लास इंटरसेक्शनलिटी कैन बी द बेस्ट understood by the situation of women belonging to economically weaker section of society. Critically analyze the intersectionality and status of poor women. तो ये इसमें वही चीज़ है कि वुमेन्स की जो जेंडर और क्लास के चेंजेस वगैरह होते हैं उसको हम समझ सकते हैं उसके कि एक वुमेन की क्वालिटी क्या होगी रहने की, सोशल एंड इकोनॉमिक क्वालिटी, वो आपको इसमें बताना है और एनालाइज करना है उनकी डिफरेंशिएट कैसा होता है, उनका स्टेटस कैसा होता है पुअर वुमेन का। इसकी बात है रोल ऑफ लैंग्वेज पॉलिसी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीलिंगुअलिज्म इन इंडिया। अब मल्टीलिंगुअलिज्म अगेन वही आ गया, ये बहुभाषावाद। तो भारत में बहुभाषावाद के संदर्भ में भाषा नीति की भूमिका बताइए। ठीक है, लैंग्वेज पॉलिसी क्या है मल्टीलिंगुअलिज्म के लिए वो आपको बताना है। इसकी बात है एक्सप्लेन जेंडर एंड जेंडर स्टीरियोटाइप्स, लैंगिक रूढ़िवादिता क्या है, गिव सम एग्जांपल ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप्स प्रिवेलेंट इन द इंडियन सोसाइटी। भारतीय समाज में प्रचलित लैंगिक रूढ़िवादिता के कुछ उदाहरण दीजिए। इसके बाद व्हाट इज जेंडर सोशलाइजेशन, व्हाट आर इट्स डिफरेंट थ्योरीज, लिंग समाजीकरण क्या है, इसके विभिन्न सिद्धांत क्या हैं, ये आपको बताना है। बायोलॉजिकल सोशलाइजेशन होता है, सोसाइटिकल सोशलाइजेशन होता है, तो ये आपको बताना है। ठीक है, जैसे बायोलॉजिकल सोशलाइजेशन के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल एक मदर है वही अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग या वही सब चीज़ें कर सकती है, एक मैन नहीं कर सकता, तो ये बायोलॉजिकल सोशलाइजेशन हो गया इस तरीके से। और कुछ होते हैं तो जो पुराने ख्याल के लोग होते हैं कि ये काम तो वुमेन्स को ही करना, मैन ये काम नहीं कर सकता, या बाहर जाके काम करना तो वो आदमी ही कर सकता है, औरत नहीं कर सकती। इस तरीके की अलग अलग थ्योरीज हैं जेंडर सोशलाइजेशन पर, वो आपको इसमें बतानी है। इसके बाद आपकी बात है व्हाट आर द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड वुमेन्स, गर्ल्स, मेंस एंड बॉयज इन इंडिया। भारत के अंदर सबसे अधिक हाशिए पर रहने वाले लड़के, आदमी, महिलाएं, इनको आपको बारे में बताना है कौन है वो लोग, और उनके लिए उनका सोशल और इकोनॉमिक डिसएडवांटेज उनके बताने कि ऐसे लोगों के सोशल और इकोनॉमिक डिसएडवांटेज क्या हैं। और ये भी आपको बताया जा सकता है कि इन लोगों के लिए क्या क्या इनिशिएटिव लिए जा सकते हैं सो दैट इनका जो सोशल और इकोनॉमिक डिसएडवांटेज है वो कम हो सके, रिड्यूस हो सके या ख़त्म हो सके। इसके बाद है वाई इज जेंडर इक्वालिटी इज इम्पोर्टेंट। जेंडर इक्वालिटी ज़रूर इंपॉर्टेंट क्यों है, और आपको जेंडर इक्वालिटी को जेंडर इक्विटी से डिफरेंशिएट करना है। तो ये कुछ क्वेश्चन है दोस्तों जो मैंने डेवलप करे बेस्ड ऑन योर प्रीवियस ईयर पेपर एंड बेस्ड ऑन योर स्टडी मटेरियल। इन क्वेश्चंस को जरूर से कवर करिएगा और मुझे उम्मीद है कि आप लोग एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करके आ सको। थैंक यू।